मार्क्स कितने होते हैं। इन केस किसी ने मिस कर दी, किसी को याद नहीं, तो बता दूं कि पेपर आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें से 40 नंबर के 40 MCQs हैं, 2 नंबर का एक 80 नंबर के MCQs हैं, और 20 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपके पास आ जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने कुछ बुनियादी बातें की थी, उन लोगों के लिए रिकॉल कर रहा हूँ कि जिन्होंने लास्ट लेक्चर आइदर देखा नहीं या मिस कर दिया, या देखा या इनको याद नहीं। तो रजिस्टर प्रॉपर बनाना है, क्लास के नोट्स बनाने हैं, लेक्चर्स अटेंड करने हैं प्रॉपर्ली, रोज़ क्लास में इसी तरह सुबह उठ के अच्छे बच्चों की तरह आना है। ठीक है, क्योंकि क्लास में आके जितना सीख लोगे उतना सीख लोगे। अभी इतनी अर्ली स्टेज पे तुम लोग अगर यूट्यूब पे शिफ्ट कर गए या पोर्टल पे शिफ्ट कर गए तो तुम्हारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? चलो, अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। कोई हाफिज़ कुरान है हमारे पास? शाबाश, तिलावत करो। हाँ, तिलावत करो यार, आमन रसूल से पढ़ लो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका नाम दोस्त? हाफिज़ मोहम्मद अनस भाई हमारे क्लास में मौजूद। इतनी प्यारी तिलावत से उन्होंने रिफ़्रेश कर दिया, मुझे चार्ज हो गया मैं। ठीक है, अब अगली क्लास से हाफिज़ मोहम्मद अनस भाई हमारे तिलावत करने वाले भाई हैं। इसी तरह मेरे बिज़नेस लॉ की क्लास में इस बैच में था एक हाफिज़ अमान। तो हाफिज़ अमान था और एक और लड़का था हाफिज़, तो वो 2 हाफिज़ थे। तो वो दोनों ही, अम्मार था और हाँ मेरे ख्याल वो था, जो भी है, तो वो तिलावत करते थे। बड़ा मज़ा आता है। मेरी कैसे रूटीन रहती है, हर टीचर की ऐसी नहीं है, कुछ कर लेते, कुछ नहीं करते, कुछ शुरू में करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मतलब मुझे पर्सनली मज़ा आता है कि जब आप क्लास स्टार्ट कर रहे हो और अल्लाह के बाबरकत नाम से स्टार्ट कर दो, तो क्या ही बात है। बेहतर तो ये है कि जब सुबह उठो तो कुरान पाक खोल लो, एक रुकू पढ़ लो, एक पेज पढ़ लो, ज़बरदस्त हो जाएगा। इन केस नहीं भी हो तो क्लास में कम से कम तिलावत हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। फिर तो क्लास में जो इल्म आता है, जो बातें आती हैं, वो सब अल्लाह की तरफ से होती हैं, फिर मेरा कोई कमाल नहीं होता। ये एक चीज़ है भाई। चलो, इसी अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज़ करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को अकाउंटिंग की। अच्छा, अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कल? अकाउंटिंग के अंदर हमने अकाउंटिंग पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ी थी, बुक कीपिंग। ठीक है, और बुक कीपिंग में मैंने ये बात की थी कि बुक कीपिंग नाम है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। गुड, आज आवाज़ निकली। अच्छा, फिर ट्रांजैक्शन से बात निकली कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर मैंने बोला कि गुड्स क्या होते हैं। गुड्स वो चीज़ होती है, टेंजिबल आइटम होते हैं जो अपना एक बिज़नेस खरीदता है और आगे बेचता है, जिसके अंदर वो ट्रेडिंग कर रहा है, बेसिकली जो उसका कमोडिटी है, ट्रेडिंग कमोडिटी है, वो गुड्स हैं। फिर मैंने कहा सर्विस क्या होती है, वो हर बिज़नेस की अलग होती हैं। डॉक्टर की जो सर्विस है कंसल्टेंसी की, वो सर्विस कहलाती है। अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो टीचिंग सर्विसेज कहलाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या बात की? इसके अलावा फिर हम आ गए जनाब अकाउंटिंग पे। तो हमने बोला अगर मैं बुक कीपिंग करने जाऊँगा तो फिर मैं ये वाले काम करूँगा, इतनी लंबी ट्रांजैक्शन करूँगा, और जब मेरा मैनेजर मुझे बोलेगा इधर आओ बेटा मेरी बात सुनो और ज़रा बताओ कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कौन से गुड्स का, और मुझे किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, तो मैं तो परेशान हो जाऊँगा। अच्छा, जो तुम कल नहीं आए तो जो तुमने कल की क्लास नहीं ली हाफिज़ साहब, ये बताओ कि अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो? साइंस से हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो कल हमने एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग क्या होती है। बुक मतलब खाता, खाते का हिसाब किताब रखना। तो हमने कहा कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, कोई भी लेन देन की चीज़। जैसे तुम्हारी वालदा ने तुम्हें पैसे दिए और बोला जाओ बेटा 5 किलो आटा लेकर आओ, तो तुमने दुकानदार को पैसे देना और उससे आटा लेना, ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी बिजनेस डिफरेंट ट्रांजैक्शन करता है, ख़रीदो फ़रोख्त की करता है, लेन देन की करता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है। तो हमने कहा एक जो है वो शॉप है बेसिकली वेंचर गेम्स के नाम से, बादराबाद पे, हमारे बड़े अच्छे जानने वाले की है।
तो वेंचर गेम्स मैंने कहा कि अगर अपनी बुक कीपिंग करेगा तो कैसे करेगा कि उसने कुछ PS5 खरीदे होंगे, कुछ PS4 बेचे होंगे, कुछ रिपेयरिंग सर्विसेज दी होगी। अब अगर उसका फाइनेंस मैनेजर उसको बुलाए और पूछे बताओ मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है PS5 का, तो वो क्या प्लस माइनस करता रहेगा बैठ के? नहीं, बुक कीपिंग से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा क्लासीफाई भी करने की ज़रूरत है और समराइज़ भी करने की ज़रूरत है और फिर प्रेजेंट करने की ज़रूरत है कि भाई ये देखो मेरे देखने के कितना कितना माल पड़ा हुआ है, देखो माल की सारी चीज़ें ये रही। अच्छा, देखने मैंने कितना कमाया कितना खोया, देखो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो कोई ना कोई बेसिस होंगी, कोई ना कोई रूल्स होंगे जिसकी बेसिस पे मैं बुक कीपिंग से अकाउंटिंग की तरफ शिफ्ट होऊंगा। तो फिर मैंने कहा कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग एक पूरे प्रोसेस का नाम है जिसमें रिकॉर्डिंग यानी बुक कीपिंग वाला काम, फिर क्लासीफाई समराइज होती है इंफॉर्मेशन किसकी, फाइनेंशियल नेचर की। अब हमने रिकॉर्डिंग तो सीख ली कि रिकॉर्डिंग तो उस तरह हो रही होती है। अच्छा, अब क्लासीफाई कैसे करना होता है, समराइज़ कैसे करना होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीखते जाएंगे और बताऊंगा देखो मैंने क्लासीफाई कर दिया, देखो मैंने समराइज़ कर दिया। क्या मेरी बात समझ आती है? यहाँ तक सब दोस्त मेरे साथ हैं? ग्रेट हो गया। अच्छा, फिर मैंने बात की कि बिज़नेस क्या होता है। मैंने कहा कि बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी या इदारे का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि प्रोड्यूस करती है और बेचती है, ठीक है, जो कि गुड्स बनाती है या बेचती है या जो अपनी सर्विस रेंडर कर रही होती है। किस लिए? किस लिए? फ्री के लिए, ऐसे ही सवाब कमाने के लिए, चीपा साहब की तरह, ठीक है। चीपा साहब वाले मार्केटिंग तो नहीं करते ना, बिजनेस क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। चलो, कभी यूनिलीवर का ऐड तुमने देखा है कि यूनिलीवर का CEO आ रहा हो, अच्छा इसके पास साबुन खरीदने के पैसे नहीं है, ये साबुन के पैसे मैं आपको देता हूँ, ऐसा तो नहीं करती ना यूनिलीवर। डालडा ऐसा तो नहीं करता ना, उसके घर में घी नहीं है, मैं डालडा का CEO हूँ, देखो मैं आपको घी दे रहा हूँ लेकिन बताना नहीं कि CEO ने दिया है, ठीक है। ये वाले काम तो नहीं करती ना। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, बिजनेस एंटिटी क्या होती है? अब बिजनेस एंटिटी इज एनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस का काम क्या है? बिजनेस की एक्टिविटीज करना, जैसे कि प्रोडक्ट बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना। डन। अच्छा, फिर हमने कहा कि बिजनेस की कुछ इकसाम होती हैं। एक वो बंदा जो डायरेक्टली बना के बेच रहा है, जिसे हम कहते हैं क्या, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की पाकिस्तान में बेतहाशा मिसालें हैं, जैसे पाक सुजुकी है। पाक सुजुकी क्या करता है? गाड़ियाँ बनाता है और उसको आगे बेचता है। अच्छा, और बताओ, जैसे मास्टर के मल्टी फॉर्म है, मास्टर मल्टी फॉर्म क्या करता है? बनाता है और बेचता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तुमसे फर्नीचर मार्केट में, क्या ये मैन्युफैक्चरर हैं? हाँ, क्यों नहीं है। लकड़ियाँ खरीदते हैं, लकड़ियों को बनाते हैं, उससे सोफे बनाते हैं, बिस्तर बनाते हैं और तुम्हें बेचते हैं, ये भी मैन्युफैक्चरर है। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? वो कह रहे हैं कि ये वो ताजर हजरात हैं जो बल्क में माल खरीदते हैं और होलसेलर या रिटेलर को बेच देते हैं। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि होलसेलर और रिटेलर तुम्हें पता है क्या होता है। होलसेलर वो जो बल्क में माल बेच रहा होता है, रिटेलर वो जो तुम्हारी दुकान मोहल्ले में खुली हुई है। कुछ लोग होते हैं जो ये दोनों काम करते हैं, उसे कहते हैं होलसेलर कम रिटेलर। सही है, होलसेलर कम रिटेलर कहते हैं, जो कि होलसेल में भी माल बेचता है और कोई इंडिविजुअल उसके पास है तो एक दो बिस्किट भी उसको निकाल के बेच देता है, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस की एग्जांपल चेज वैल्यू सेंटर हो गया, मेट्रो कैश एंड कैरी हो गया, इम्तियाज़ हो गया, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, जैसे कि ARTT क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर है। यूफोन क्या है? सर्विस प्रोवाइडर नहीं, यूफोन तो वो सिम देता है, तो गुड्स है या सर्विस है? सर्विस है, सर्विस है, सर्विस है, ठीक है, शाबाश। प्राइवेट अस्पताल क्या देते हैं? सर्विस, लेकिन ये बिजनेस है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बात की कल टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर की, कि बिजनेस 3 तरह से किया जा सकता है। एक को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक बंदा, वाहिद बंदा, अकेला बंदा जब अपना कारोबार कर रहा है। जैसे अनस भाई ने कहा कि मुझे गाड़ियों का कारोबार करना पसंद है, ऐसे ही ना अनस लिखा था ना हमने? हाँ, नहीं, जिम करना पसंद था, इसको जिम खोलना पसंद था। तो हमने बोला कि अनस भाई जिम आप खोल लो, मसला सबसे बड़ा ये है कि आपकी दुकान ना कोई एक अलग एंटिटी नहीं है लॉ की नज़र में। लॉ की नज़र में उसकी कोई अलग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर आपकी जिम में कोई मशीन के फॉल्ट की वजह से किसी को लग गया, किसी का हाथ उतर गया, टांग टूट गई, हड्डी टूट गई, तो भाई सब बोलेंगे अनस भाई का जिम है, अनस भाई को पढ़ लो, ठीक है ना। पंजाबी कहते हैं ना, पढ़ लो, तो अनस भाई को पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनस भाई की जिम और अनस भाई एक ही यूनिट है। इसके अंदर मैंने एक और बात सिखाई कि मैं अकाउंटिंग किसकी करूँगा? अनस भाई के घर की करूँगा कि अनस भाई को अम्मी ने पैसे दिए, बोला बेटा जाओ चिकन लेकर आओ, गोश्त लेकर आओ, ठीक है, आज सारा राशन डालो, फिर अनस भाई गए, सबा को 100 रुपये का यही लोड करवाया, ठीक है। तो क्या ये सारी ट्रांजैक्शन मैं अनस भाई के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ? किसकी करनी है? अनस भाई की जिम की, कि जिम को फीस मिली, जिम ने रिपेयर करवाई, जिम ने ट्रेनर को पैसे दिए। बात समझ आ रही है? डन। फिर हमने बात की कि एक और तरीका बिजनेस करने का होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक जगह जमा हों और इस नियत से, इस आज़म से जमा हों कि उन्होंने क्या करना है? कारोबार करना है और प्रॉफिट कमाना है। इसे हम कहते हैं
पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर भी मैंने यही कहा कि यार इसमें भी ना लायबिलिटी का मसला वही है। लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे, यानी कि ले मैन दबाना बल्ली, वो कहते हैं ना यार जिम्मेदारी किसकी, फटीक किसकी। ठीक है, अभी तो हम अच्छे पढ़े लिखे अल्फाज पढ़ेंगे ना, लेकिन चूंकि हम सारे ऐसी लेमैन से बैठे हैं तो तुम लोगों को तुम्हारी ज़बान में सारा सरदर्द किसका, बोझ किसका, इन्हीं दो पार्टनर्स का। क्यों? क्योंकि लॉ की नज़र में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कल को नुकसान हो गया तो यही दो पकड़ा जाएंगे। फिर हमने पढ़ा कि कंपनी का फ़ायदा होता है, कंपनी का फ़ायदा बनाने का क्या, कंपनी कानून की नज़र में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर मैं एक कंपनी बना दूं, जैसे मेरा नाम है हुदैद, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ मुझे जाके पकड़ेंगे, लेकिन अगर मैंने कंपनी बना दी हुदैदन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और मेरी कंपनी से किसी का नुकसान हो गया लेट से 10 लाख रुपए का, कंपनी में पैसे पड़े हुए 5 लाख रुपए, तो वो सिर्फ 5 लाख रुपए लेके जाएगा, बाकी 5 लाख मेरी जेब से नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये सारी बातें हमने कल क्लास में डिटेल में डिस्कस की हैं, यहाँ से थॉरो रिवीजन है। ठीक है, अच्छा फिर हमने बात की सबसे नीचे एक चीज़ आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जो के साथ जमा हुए हैं, किस लिए, किसी स्पेसिफिक मकसद के तहत। किस मकसद के तहत बोलो भाई? हाँ, टू परफॉर्म अ टास्क। अच्छा, कल रात को मैंने देखा, जा रहा था यहाँ से ना एआईडी से बाहर निकला तो ये जो पुल नहीं है पेडेस्ट्रियल ब्रिज, पेडेस्ट्रियल ब्रिज चढ़ते हैं ना तो उसके नीचे एक जगह बनी हुई है अच्छी खासी बैठने की। तो यहाँ 4 लोग बैठे हुए थे, एक यहाँ बैठा हुआ था, एक यहाँ बैठा हुआ था, एक यहाँ बैठा हुआ था और एक यहाँ बैठा हुआ था। इनके सर पर डले हुए थे रुमाल। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये भी कुछ अंदर बैठे काम कर रहे हैं। ठीक है, टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल और परफॉर्म अ टास्क, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, डेफिनेशन भी तो उतर रही है, डेफिनेशन भी नहीं उतर रही। तो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं? ग्रैंड ऑपरेशन। ठीक है, चलो शाबाश, गुड हो गया। सुबह की पहली चाय भी यही हो रही, देखो। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बहुत हो गई मस्ती। जी जी मेरे भाई प्रोवाइड करूँगा, किसी को नहीं करूँ तुम्हें तो करूँगा, टेंशन नहीं लो आप ऐसा। ओके, अब आती हैं 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि एक वो जो प्रॉफिट के लिए काम करी और एक जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करी। बहुत ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, जो प्रॉफिट के लिए काम करी, कोई ऐसी कंपनी का नाम बताओगे जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है? मीज़ान ऑयल वाले, बिल्कुल ठीक है। और बोलो बोलो, शाबाश। डालडा, यूनिलीवर, फूड पांडा, किया, पाक सुजुकी, यू नेम इट, हर बंदा तो बिजनेस के लिए काम कर रहा है। कौन कौन जो है बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहा? दिस इज़ बिजनेस। ठीक है, अच्छा सही है। और कौन बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहा? जेडीसी नहीं कर रहा, सही है। और सिलानी भी नहीं कर रहा, और टीपा साहब भी नहीं कर रहे। ठीक है, ईडी साहब का भी फाउंडेशन था, तो वो भी बिज़नेस के लिए नहीं करते थे, बल्कि खिदमत खल्क का जज्बा लेके उनके लिए काम किया करते थे। ठीक है, तुम लोग तो शायद बहुत छोटे हो गए, तो हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे स्कूल में थे तो एक और आता था KKF के नाम से, खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम से, शायद तुम लोगों ने सुना हो। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे फाउंडेशन थे और भी कुछ बड़े सारे फाउंडेशन हैं। ठीक है, अच्छा कुछ तो फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो तुमने देखा होगा तुम्हारे मोहल्ले में आते हैं, वैन में ना, वैन में आते हैं, वैन घूम रही होती है और उस पर ऐलान कर होते हैं ज़रूरतमंद बच्चों के लिए सदक़े खैरात, ठीक है, फितरे। अब हम जैसे क्या होते हैं, वो जो होते हैं बेवकूफ़ टाइप के, उनको चंदा दे देते हैं। उसके बाद वो वैन स्टार्ट, आपको पता भी नहीं है कि आपने चंदा किसको दे दिया, आपने भीख दिए चंदा दिया है। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो समझ आ गई। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की होती हैं? प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ ना कानूनी तौर पे तो मैंने कहा कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी किसकी है? कंपनी की। शाबाश। तो कंपनी इज ट्रीटेड लाइक अ लीगल पर्सन बाय लॉ, यानी कि जैसे चैट जीपीटी ना एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो रोबोट डिलीवर करते हैं बाहर मुल्क में खाने, वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी को भी कानून की नज़र में एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनीज पे अप्लाई होता है। अच्छा,
इसके बरक्स एक और कॉन्सेप्ट है, सेम 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 कॉन्सेप्ट है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, लीगल नहीं बिजनेस एंटिटी। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी तो तीनों ही हुई, यानी कि सोल प्रोप्राइटर में अगर मैं देखूं अनस भाई का जिम और अनस भाई अलग अलग यूनिट है, लेकिन कानून की नज़र में नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस में इन दोनों को जो पार्टनरशिप बिजनेस था किसका, वो ब्यूटी पार्लर का, और ये दोनों अलग अलग यूनिट हैं और इनका बिजनेस अलग यूनिट है। कंपनी तो है ही, बात समझ आती है, क्लियर है। एक सवाल आया है मुस्फरा का, सर कंपनी में जो 5 लाख थे वो भी तो आपके थे, तो नुकसान आपका कैसे नहीं हुआ? मेरा नुकसान हुआ, बट टू द एक्सटेंट ऑफ माई इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी आई विल बी हेल्ड लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट आई इन्वेस्टेड इन द कंपनी बट नॉट बियॉन्ड। दैट मीन्स इफ द कंपनी इज बीइंग वाइंडेड अप, so I will be liable to the extent of my investment but not beyond that। ठीक है, इतनी इंग्लिश आती थी, बाकी कल आएगी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी दोबारा बताता हूँ, लीगल समझ आ गया, लीगल समझ आ गया। बिजनेस एंटिटी तो यही है ना कि एक कारोबार और हम अलग अलग यूनिट है, वो आदि मानव है ना, हम दोनों एक यूनिट है, तो ये अलग अलग यूनिट है, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आती तो अलग अलग, वैसे एक यूनिट। तो वो कह रहा है कि कानून की जब बारी आएगी ना, कानून की नज़र में, तो कंपनी और ये अलग अलग यूनिट है। बाकी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर को लीगल दर्जा नहीं मिला, जब भी तो सारी वो आई थी, क्या बोलूँ, सर दर्द आया था मेरे सर पे पैसे देने का, बात समझ आ रही है। लेकिन सेपरेट बिजनेस एंटिटी, हाँ बिजनेस तो अनस भाई के जिम का अलग है, अनस भाई के घर की कारोबार के ट्रांजैक्शंस अलग हैं, ठीक है, बिजनेस तो अलग अलग है, बिजनेस एंटिटी डिफरेंट है, लेकिन लीगल पर्सपेक्टिव से इधर आओ बेटा, मेरी बात सुनो, ऐसा ही है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो बताओ ज़रा, फिर मैं आगे बढ़ूँ, पक्का? चलो, अरे भाई कहाँ जा रहा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शाबाश, शुरू हो जाओ। कितने सवाल करने हैं? 6। चलो स्टार्ट, 3 2 1 पिल्ले, शुरू हो जाओ। हैंड आउट है ये रखे हुए, आ जाओ, ले लो, आ जाओ। इसमें हाँ, डन, डिस्कस करूँ तीनों हो गए, चलो ये दोनों भी कर लो, फिर एक साथ करते हैं, बल्कि तीनों ये। डन, चाला बाबा, ठीक है, खैर है, चलो डन हो गया। और डिस्कस करें, व्हाट इज अ बिजनेस एंटिटी? लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टू सर्व सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? सी, सबको लगता है सी है, पक्का? चलो मान लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? पार्क फेंस, वो कहते हैं हर दीवार से छल के प्यार, यही थी ना इसकी लाइन, भूल गया मैं, ऐसी कोई टैगलाइन थी, वो हर बिजनेस की टैगलाइन होती है ना, वो बड़े ऐड आते थे पाक फैन के पहले, अब तो पता नहीं आते नहीं आते, अब तो एडवर्टाइजमेंट टीवी की तो इतनी ख़त्म ही हो गई है, यही सब कुछ आ गया है, सब कुछ इसी में आ गया है। अभी रिसेंटली मैंने क्या चीज़ बाय करनी थी, कल बेसिकली मैं कह रहा था मुझे रात को अल्फाम खाना है, मंदी खानी है, तो मैंने जाके मंदी सर्च करी चिकन की, उसके बाद जब मैं वापसी फेसबुक पर आया तो हंगरी हबीबी के भी ऐड आ रहे हैं और हर चीज़ के आ रहा है, ऐसा ही है भाई। इससे पहले मैं कुछ डिबेट कर रहा था दोस्तों के साथ, और सर साथ के साथ भी बात कर रहा था कि इंश्योरेंस नहीं तकाफुल इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है, इस तरह की बात मेरी चल रही थी, और कई दफ़ा मेरे मुँह से पिछले 2 दिन में तकाफुल का जिक्र निकला है,
और इंश्योरेंस का जिक्र भी निकला है कि इंश्योरेंस हलाल है हराम है, तो फिर तकाफुल हलाल कैसे, तकाफुल में क्या होता है, वो सारी चीज़ें तुम लोग भी सीखना बड़ी अच्छी होती हैं। तो बस ये बात चल रही थी, जब मैंने एक आध दिन के फ़र्क से मोबाइल खोल तो मेरे पास जुबली लाइफ इंश्योरेंस का ऐड चल रहा है। अब कभी मेरे जहन में तसव्वुर नहीं कि मैं लाइफ इंश्योरेंस करवाऊँ, लेकिन क्या आ गया ऐड। तो ये सब कुछ सुनता है। और मज़े की बात ये कि ये जो अगर मैंने ऐसे भी रखा हुआ है ना कैमरा ऑन किए बगैर, तो ये फिर भी चल रहा है और ये भी फिर भी चल रहा है। ठीक है, तो अपने घरों में आपको इतनी एहतियात करनी होती है। जस्ट अ डिस्क्लेमर। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एम टू अर्न प्रॉफिट? क्या बात है। वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट बिजनेस एंटिटी? बिजनेस एंड ओनर्स आर सेम, बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। केड़ा? ए बी सी डी? हाँ बी। अच्छा, तुम लोग भी ए बी सी डी वाले हो या आबा खाड़ा वाला तुम में से कोई है? ए बी सी डी पढ़ी ना? हमने भी पढ़ी थी यार, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, साउंड पढ़ा रहे हैं, साउंड है। चलो बताओ पांचवा। वॉट डज अ ट्रेडिंग बिजनेस प्राइमरीली डू? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू ओनली कंपनीज? क्या बात है। सी बी सी बी बी सी, सी बी सी बी बी सी, डन। चलो आ जाओ, अब बहुत अहम चीज़ पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन वाले हजरात लाइव क्लास में बैठ के लैपटॉप पे लगा के क्लास हेडफोन लगा के मेरी तरह ऐसे मोबाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी रुक जाए, मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, और अगर किसी की तवज्जो नहीं है तो वो सब तवज्जो के साथ बैठ जाएं और हाज़िरी लगा लें ज़रा क्लास में। ठीक है, बता दें, अपने होने का मुझे एहसास दिला दें कि मैं क्लास में मौजूद हूँ। शाबाश। स्क्रीन स्क्रॉल कर देते हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी हो जाएगी, अभी टिक कर देता हूँ। आ जाओ यार, असल में वाईफाई लगता है मुझसे नाराज़ हो गया, नहीं आ रहा, माइंड करिए, आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। चलो बच्चों, आ गया, डन, स्टार्ट कर दूँ। अब तक जो था वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो ऐसी, वो नहीं एपेटाइजर कहते हैं ना उसे, जो खाने से पहले खाते हैं, यही कहते हैं। हाँ, स्टार्टर कहते हैं, एपेटाइजर कहते हैं, यही कहते हैं ना? अच्छा, मतलब थोड़ी सी इंग्लिश आती है। तो वो चल रहा था, वो कहते हैं ना अब तक तो तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा था, बुरा तो इससे आगे है, तो बुरा तो भी इसके आगे होने वाला है। अच्छा, अब अकाउंटिंग जो शुरू हो रही है ना, बेसिकली तो हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। और अब जो डिस्कशन करने लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना। टोपी वाले भाई, नोट्स में देख रहे हो? ठीक है, देखो देखो। अच्छा, इसका नाम है एलिमेंट्स या हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पूरी अकाउंटिंग की बुनियाद है। समझो, जो पूरी अकाउंटिंग खड़ी है ना, वो इन एलिमेंट्स पे खड़ी है, इन हेड्स पे खड़ी है। अगर ये हेड्स की तमीज़ ना हो, इन एलिमेंट्स की तमीज़ ना हो, तो पूरी अकाउंटिंग तहस नहस हो जाए। हाथ धो के बैठ जाओ उससे। कैसे समझाऊँ? आसान जबान। इस कमरे में कितने पिलर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कम बेश 8 पिलर्स हैं। अगर इस कमरे के जो 8 पिलर्स हैं ये मजबूत ना हो, ठीक है, और कोई पिलर यूं जा रहा हो, कोई यूं जा रहा हो, कोई ऐसे क्लैश कर रहा हो, किसी के जो है ना वो सरिये टेढ़े हो जाएं, तो क्या होगा? कमरा क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। इन पिलर्स ने ना इसको मजबूती से संभाला हुआ है। वैसे ही इन 5 हेड्स ने ना पूरी अकाउंटिंग को संभाला हुआ है। ये रिकॉर्डिंग के बाद जो क्लासिफाई करना है, समराइज़ करना है, प्रेजेंट करना है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रूल है ना वो इन 5 लोगों का है, इन 5 चीज़ों का है, इन 5 आइटम्स का है। एक और आसान मिसाल देता हूँ, लड़कियाँ रिलेट करेंगी, लड़कों को बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा इंशाल्लाह। कैसे? आप अपने किचन में जाते हो ना जब घर के, तो किचन के अंदर आप देखो बने हुए कैबिनेट्स बने हुए। अब कैबिनेट्स के अंदर किस तरह से बाइफर्केशन होती है? एक कैबिनेट में खोलूँगा तो मुझे उसमें दूध दिखेगा, पत्ती दिखेगी, मतलब दूध पाउडर वाला गया तो डेफिनेटली नॉट दैट लिक्विड मिल्क। दूध दिख जाएगा, पत्ती होगी, ठीक है, यानी चाय का सामान होगा, ऐसे ही होगा।
दूसरा कैबिनेट खोलूँगा तो शायद मुझे मसाले जात मिल जाएँ, इलायची होगी, दालचीनी होगी, वो कुटी मिर्च होगी, पिसी लाल मिर्च होगी और जायफल जावित्री होगी एंड वॉट नॉट, गरम मसाले होंगे। अब यानी कि अगर आपको चाय बनानी तो आप चाय वाला कैबिनेट खोलोगे, मसाला जात पे नहीं जाओगे, नहीं जाओगे ना बिल्कुल। बिरयानी बनानी तो क्या करोगे, मसाले जात पे जाओगे, ठीक है। इसी तरह से अगर बर्तन धोने वाले साबुन है या सर्फ है तो उसका जो स्टॉक है वो किचन में किसी और साइड पे रखा होगा, ठीक है। अच्छा, जो आलू प्याज हैं वो कहाँ रखे होंगे, एक अलग साइड पे रखे होंगे। जो किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं वो कहीं नीचे आगे पीछे ऊपर रखे होंगे कि बर्तन यहाँ से उठाना है। जब बर्तन धुल जाएंगे तो उसकी धुलने के लिए एक अलग जगह है, सुखाने के लिए एक अलग जगह है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें किचन में जाके तुम्हारा पर्पस क्या है, काम क्या करना है, तो वो वाला कैबिनेट खोलोगे और वो सारा हिसाब किताब कर लोगे। और अगर किसी के घर में जहेज के बर्तन है तो फिर वो उसको एक अलग से इज्जत दी होगी, ऐसा ही है, ठीक है। मेहमानों की प्लेट अलग होगी कांच की और तुम्हारे लिए प्लास्टिक वाली चीज़ें अलग होंगी, ऐसा ही है, ठीक है, डन, ओके। अब अगर किचन में ये निज़ाम ना होता, अगर किचन में ये निज़ाम ना होता कि मसालों की तमीज़ नहीं, चाय के सामान की तमीज़ नहीं, वो मेहमान वाले बर्तनों की बाइफर्केशन नहीं है, तो क्या होगा। अगर मैं एक ही कैबिनेट खोलूँ उसमें सब कुछ डाल दूँ, डम कर दूँ, ऐसे ही कोई बड़ा कैबिनेट बना लूँ, मैं क्यों पागल हूँ, मैं 4-5 बना रहा हूँ, ऐसे ही डम कर देता हूँ ना, बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो हाथ में है निकाल लेंगे, तो क्या होगा। सारा पहले तो किचन के तहस नहस होगा और फिर तुम्हारा होगा, ठीक है। फिर अम्मा आएंगी डंडा लेके और तुम घर से बाहर शाट, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, बताओ ना, ऐसे ही होगा। तो बाइफर्केशन क्यों करना ज़रूरी थी, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तुम्हारा जो मकसद है तुम उस चीज़ को उठाओ, पिक करो और अपना काम कर लो। अकाउंटिंग भी इसी जगह होती है। कैसे अकाउंटिंग इस तरह से ऐसे होती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, इक्विटी है, किसको कहाँ क्लासीफाई करना है और कैसे क्लासीफाई करना है, ये हम सीखने जा रहे हैं। अगर इसको हमने सही तरह से पढ़ लिया, इसकी समझ पता चल गई कि कौन सी चीज़ मसालों में आती है, ठीक है, कौन सी चीज़ मसालों में आती है। अम्मा बोलेंगी बेटा जाके जो है ना वो नमक ले आओ, तुम सर्फ एक्सेल निकाल के ले आओगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, गलत चीज़ आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल, तो आप लोगों को 5 हेड समझना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब 5 हेड्स में पहला हेड शुरू करने जा रहा हूँ। इसका नाम आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से सुना होगा, ज़ोर से मतलब कई दफ़ा सुना होगा, एसेट्स। एसेट्स को उर्दू में कहते हैं असासे, सुना होगा ना, फ़लाँ के असासे जब्त कर लिए, ठीक है। फ़लाँ के जो है ना वो इतने अनडिक्लेयर्ड असासे थे, बैरून मुल्क में इतने असासे थे, इतने एसेट्स थे, सुना है न्यूज़ में कभी। तो एसेट्स क्या होते हैं, तुम लोगों को लगता है एसेट्स क्या होते हैं, छोड़ो बाद में देखेंगे, उससे पूछेंगे। तुम लोग मुझे बताओ एसेट क्या होता है। प्रॉपर्टी एसेट होती है, ठीक है, आप बताओ। प्रॉपर्टी है, आप बताओ। प्रॉपर्टी, अरे प्रॉपर्टी के अलावा भी बहुत कुछ होता है यार। लायबिलिटी और कैपिटल का सम, चलो ये तो पढ़ी लिखों वाली थोड़ी सी बात है, मैं ऐसी पढ़ी लिखों वाली बच्चों से थोड़ी बात करता, अपनी तरह के बच्चों से बात। बताओ, गाड़ियाँ, वो चीज़ जिसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो। ये तो मुझे वही रेंचो वाली मिसाल दे रहा है मशीन की, ठीक है, व्हाट इज़ अ मशीन। चलो ठीक है, आप बताओ। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, वो एसेट है, ठीक है, आप बताओ। मेरी सपोर्ट में एहसास है, मतलब मैं गार्ड लेके घूम रहा हूँ, मेरे एसेट है। अच्छा, तुम बताओ भाई। कोई भी चीज़ तो बंदा ओन करे, बहुत अच्छी करीब तरीन बात बताई है, ठीक है। हाफिज साहब, क्या नहीं, कोई भी चीज़ जो आप एक जगह पे इन्वेस्ट करके पैसा बचा रहा हूँ, ठीक है, आप बताओ। मेरी अर्निंग एसेट है, नहीं अर्निंग एसेट नहीं है। अच्छा, बचा के फ्यूचर के लिए रखा है वो एसेट है, ठीक है। प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यूशन हो, अच्छा, बिजनेस का ऐसा रिसोर्सेज जिससे उसको फ्यूचर में फ़ायदा हो। ये तो पूरी डेफिनेशन बता दी भाई ने, पढ़ के बताइए, है ना, क्या बात है शहजादे। पैसे, लैंड, मनी, ठीक है। आप रिसोर्सेज जो आपको बेनिफिट देंगे, तो पढ़ के बताइए, उन्होंने चीटिंग की, बिमांडी की, ठीक है। बहरहाल, एसेट क्या होता है। अगर मैं एसेट की डेफिनेशन पे जाऊं तो एसेट में 3 बड़ी चीज़ें हैं, एसेट में 3 बड़ी चीज़ें हैं। ये आपस में बातें नहीं करनी ना, मुझसे करनी है, ठीक है। एसेट की डेफिनेशन को पढ़ने जाऊं तो उसमें 3 बड़ी चीज़ें हैं। ये हमने क्लास में याद भी कर लेनी है। जब ये याद हो जाएंगी और अच्छे से खोल खोल के समझ आ जाएंगी तो लायबिलिटी पढ़ना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा, लायबिलिटी मुश्किल लगेगी ही नहीं। अगले जो इसका हेड आ रहा है, एसेट क्या है, कह रहा है एसेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये 3 बातें एक साथ पाई जाएं।
नंबर 1, अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। अभी इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है अभी पढ़ लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। अगली चीज़ वो कह रहा है कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। अच्छा, एंटिटी से मुराद यहाँ इंसान भी ले लो कि इंसान के भी एसेट होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग पढ़ी जा रही तो इसलिए एंटिटी लिखा हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कह रहा है एक ऐसा हाल ही में मौजूद रिसोर्स जिसको तुम कंट्रोल करो और जो कि रिजल्ट हो, नतीजा हो माजी में कोई चीज़ होने का। अच्छा, सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है, आ जाओ। कह रहा है इकोनॉमिक रिसोर्स एक ऐसा राइट है दैट हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। कह रहा है इकोनॉमिक रिसोर्स एक ऐसी चीज़ का नाम है जो मुझे हक दे दे कि जिससे मैं फ्यूचर में फ़ायदा हासिल कर सकूं। ठीक है। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, कंट्रोल मतलब मैंने अपनी पोजीशन में रखा हुआ है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, यानी कि माजी में कुछ हुआ होगा तो वो मेरा एसेट बना होगा। आओ इस डेफिनेशन को खोलते हैं। ये मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है। ये घड़ी है जनाब कोई अल फजर की, ठीक है। ये क्या है, एसेट है। अब कैसे है मैं समझाता हूँ। ये एक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है या नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे मैं फ्यूचर में फ़ायदा लूँगा। फ़ायदा कैसे लूँगा, मुझे फ़ायदा कैसे देगी? बेच के भी पैसे कमा सकता हूँ। इसके अलावा मेरा क्या फ़ायदा है जनाब, मैं देख सकता हूँ टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा कीमती है, ठीक है। मुझे देखना है कि यार अगर ज़ोहर का टाइम कब दाखिल होगा तो वो बोल रहे जनाब 12:39 पे होगा, असर का कब है 5:19 पर है, ठीक है। अलार्म्स हैं और पता नहीं क्या क्या है, इवेंट्स है। और जिस दुनिया में मैं जाऊँगा, मतलब दुनिया बोल रहा हूँ, जिस मैं मुल्क में जाऊँगा उस मुल्क की उस सिटी का टाइम इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, नमाज का टाइम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो मेरे लिए क्या है, क्या मेरे लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है? ठीक है, एक शर्त पूरी हो गई। नंबर 2, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। कंट्रोल बाय द एंटिटी, क्या मेरे पास इसका कंट्रोल है इस घड़ी का? हाँ, मेरे पास इस घड़ी का कंट्रोल है। और कंट्रोल में क्या आता है कि मैं ये खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और दूसरों को इसका इस्तेमाल करने से रोक रहा हूँ। कंट्रोल बाय द एंटिटी। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में क्या हुआ था कि जो ये मेरे पास आई। पास्ट में ये हुआ था कि मैं उम्रे पे गया, मैं मक्का गया, मक्का में मैं बाहर निकला तो मुझे बाहर कबूतर चौक के पास अल फजर की दुकान दिखी, मैं वहाँ गया, मैंने घड़ी पसंद की, मैंने पेमेंट की, मैंने घड़ी ले ली। पास्ट में क्या हुआ था कि मैंने पेमेंट की थी घड़ी परचेज करने के लिए। बात समझ आ गई? एसेट आ गया समझ? क्लियर है? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि क्लासरूम के लिए ये जो सब कुछ बना हुआ है इधर, क्या पूरा जो क्लासरूम का सेटअप बना हुआ है, क्या ये एसेट है या नहीं? बोलो बोलो, एसेट है। अच्छा, मेरे सर पे एक लाइट लगी हुई है, क्या ये एसेट है या नहीं? एसेट है। क्यों, कैसे एसेट है? आप प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, हाँ इकोनॉमिक रिसोर्स है। हम पढ़ा रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, हम सर्विस इनकम जनरेट कर रहे हैं और पैसे कमाने में ये जो लाइट है, जो छतरी सर पे लगी हुई है, ये मेरी हेल्प कर रही है। ये क्या है? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एआरटीटीज को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि खुद इस्तेमाल कर रहा है और दूसरों को इसके इस्तेमाल से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं सिर्फ हम ही इस्तेमाल करेंगे, हमारी चीज़ें हम नहीं ले रहे, अम्मी ने मना किया है, ठीक है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में क्या हुआ होगा? लोग गए होंगे कुछ यहाँ से परचेज करने के लिए और परचेज करके लाए होंगे, ठीक है। लेकिन कंट्रोल में याद रखो कि कंट्रोल जिसके पास है ना उसी का एसेट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर मैं कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दूँ तो फिर एसेट मेरा नहीं रहा, सॉरी एसेट चला गया मेरे पास से। कैसे बचाएगा? जिसके पास कंट्रोल उसको पहुँचाएगा। अगर मिसाल के तौर पे मैंने ये किसी को दे दिया, बेच दिया कल को, ठीक है। अब इसने मुझे इकोनॉमिक रिसोर्स दे दिया, जितने देने थे पैसे दे दिए, किसी और के पास चला गया तो किसी और का इकोनॉमिक रिसोर्स बन गया, कंट्रोल कर रहा है कोई और। पास में क्या हुआ, मैंने उसको बेचा, उसने मुझसे ख़रीदा, उसका एसेट बन गया, डन है। अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्स समझ आ गया, कंट्रोल समझ आ गया, पास्ट इवेंट समझ आ गया। तो एसेट में कौन सी 3 बातें होती हैं बताओ? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। हाँ जी, नहीं, ये बहुत कॉमन सवाल है, हमें भी आता था, यहाँ बैठ के मस्ती करते थे ना हम क्लास में, तो सर आप एसेट हैं आरटीटी के? बोलते थे नहीं बेटा मैं एसेट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
ठीक है, ह्यूमंस कंट्रोलेबल नहीं होते। हाँ, इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू सम एक्सटेंट आप उनके एक्शन डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ऑल टुगेदर कंट्रोल नहीं कर सकते आप उसको। सर फिर हर चीज़ एसेट हो गई, हाँ ये माउस दिस इज एन एसेट, दिस इज एन एसेट, दिस इज एन एसेट, यू नेम इट, हर चीज़ एसेट है, ठीक है। अच्छा चलो, और क्या बताऊँ यार, ये भी एसेट है। चैट जीपीटी है क्या? जैसे आप अपने से जवाब दे रहे हो, खुद अपना कंट्रोल, अब एआई भी अपना कंट्रोल खुद कर रहा है, खुद सोच रहा है, खुद जवाब दे रहा है। नहीं तो ऐसे नहीं, एआई खुद जवाब नहीं दे रहा। एआई को जो मैं सिखा दूँ वैसा जवाब देगा। चैट जीपीटी पेड वाला इस्तेमाल किया है कभी? नहीं ना, देखा। जब आप पेड वाला इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारे फंक्शन आते हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको आप दो इंस्ट्रक्शंस, उस पर आप अपलोड करो फाइल्स और बोलो जिस तरह मैं बताऊंगा उस तरह काम करना है। देखो ये वाली फाइल देखो, जैसे गुलाम से काम कराते हैं ना, तो सर साथ उसको बोलते हैं गुलाम, ये गुलाम है, तो गुलाम को ना इंस्ट्रक्शन देते हैं, या तुम्हें समझ नहीं आ रही, इस तरह नहीं करना था, सही से करो, दोबारा बना के दो, पीडीएफ में बनाओ, वर्ड बनाओ, टेबल सही करो, ठीक है। तो सारे काम हम चैट जीपीटी से करवाते हैं, लेकिन वो फिर भी मेरा एसेट ही नहीं हुआ। मतलब ऐसा चाहिए कि जो मैंने उसकी प्री पेमेंट कर दी है, वो मेरा एसेट है, कि मेरे पास उसका राइट आ गया 3 महीने के लिए, वो जब तक एसेट है मेरे पास, जब तक मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ही एक्सपायर हो गया, एसेट एक्सपेंस आउट हो गया, ठीक है। तो वो मेरी प्री पेमेंट करना उस चीज़ की सर्विस के लिए वो एसेट है। बात समझ आती है? अच्छा सर फिर कंपनी का होगा एसेट या जो बाय करेगा उसका हो जाएगा? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, कल की क्लास में हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, ये वाली, ठीक है। 4 दोस्त हैं, ए बी सी और डी, ये एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, ABCDN कंपनी। ये 50 रुपये लाया, ये 30 रुपये लाया, और बल्कि इसको कर देते हम 40, ये 40 लाया, ये 30 लाया, ये 20 लाया, ये 10 लाया। कितने हो गए भाई? 100 रुपये हो गए। इन 100 रुपयों में से कंपनी ने तुम्हारी मिसाल के लिए कुछ एसेट्स परचेज़ कर लिए। लेट से 70 रुपये के एसेट्स हैं, ठीक है। 100 रुपये कैश में 70 रुपये के एसेट्स ले लिए। अब सवाल ये है कि ये एसेट्स किसके हैं? तो जवाब यूँ है कि ये एसेट्स जो है ना, वो ना ए के हैं, ना बी के हैं, ना सी के हैं, ना डी के हैं, बल्कि ये एसेट्स बिलोंग करते हैं ABCD एंड कंपनी के। डन। कल को ये एसेट्स जब बेचे जाएंगे, अब मैं एज्यूम करता हूँ कि अगले दिन इन दोनों ने डिसाइड किया सबने कि यार नहीं हम नहीं कमा रहे यार, जाओ बिजनेस बंद कर रहे हैं, फड्डा हो गया, फूट पड़ गई, ठीक है। अब 70 रुपये के एसेट दिए थे, कल बेचने जा रहे हैं, कितने के हो गए? 60 रुपये के हो गए। अब जब ये 60 रुपये के एसेट्स ये कंपनी बेचेगी ना, तो इन सबको कैसे पैसे मिलेंगे? टू दी एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। लेट से इस 70 रुपये के एसेट्स के लिए किसने कितना कंट्रीब्यूट किया था? कंपनी में इसका कितना हिस्सा है? 40%, ठीक है। इसका कितना है? 30, इसका कितना है? 20, इसका कितना है? 10। तो ये 60 रुपये की प्रोसीड्स इन शेयर होल्डर्स में इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ये एसेट किसके नाम पे है? कंपनी के नाम पे। याद रखो, कंपनी जो ट्रांजैक्शन करती है वो अपने नाम पे करती है। कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी से तो वो अपने नाम पे करती है, किसी इंसान के नाम पे, किसी डायरेक्टर तो करते हैं उसके ब्याह पे, लेकिन वो कंपनी के नाम पे कर रहे होते हैं। बात समझ आती है? क्लियर है? अच्छा मुझे शाबाश जल्दी से बताओ कि एसेट क्या है? शाबाश, जोर से तबने चिल्ला के बतानी है स्कीम। आप प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स controlled by the entity as a result of past event। अच्छा कंट्रोल, ये मैंने पढ़ा दिया है, तो रीड कर लो। कह रहा है कंट्रोल रेफर्स टू एन एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स एंड टू ऑब्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम इट। द एंटिटी मस्ट हैव द राइट टू रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम यूजिंग द रिसोर्स। मिसाल के तौर पे तुम्हारे घर हैं, घर के ऊपर लगी हुई एक पानी की टंकी, ठीक है, और तुम्हारा घर किराए पर है, तुम्हारे नीचे वाले भी किराए पर हैं। मालिक मकान ने बोला कि जो मैंने टंकी बनवाई है ना, ये तुम दोनों की शेयर्ड है, ठीक है, और मतलब बनवाई तो मैंने, घर तो मेरा ही है, तो ये टंकी भी मेरी है। अब कोई भरम नहीं कराएगा कि ये टंकी मेरी है। बात समझ आ रही है? अब अगर कोई बोले यार नहीं छत मेरी तो फिर टंकी भी मेरी होगी, मैं तो शेयर नहीं कर रहा नीचे से, और नीचे वाले उसको शेयर भी कर रहे हैं क्योंकि मालिक ने इजाज़त दी हुई है, तो क्या सेकंड फ्लोर वाले की टंकी हो गई? वो नहीं होगी। तुम लोग ऐसे समझ आएंगे, देसी मिसाल है। नहीं, क्यों? क्योंकि उसका एक्सक्लूसिव राइट नहीं है इस्तेमाल करने का, उसको एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, और ना वो दूसरे को रोक सकता है वो एसेट इस्तेमाल करने से। बात समझ आ रही है?
अच्छा सर, जैसे आपकी वॉच है वो पहले कंपनी की एसेट थी, फिर आपने बाय की, मेरी एसेट होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, शाबाश, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। ठीक है, सही बोला आपने, डन। अच्छा, पास्ट इवेंट। Past event are the transactions or occurrences that have already happened and let the ownership of control of the economic resource by the entity। अच्छा, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, पता है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए, जो एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन है, याद करने के लिए। डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए आपको फिंगर टिप्स पे, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन वगैरह और एग्जाम्पल्स सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि जो चीज़ समझाऊँ ना तो वो कम से कम रिटन फॉर्म में तो हो, घर जाके विजिट तो कर सको उसको। क्लियर है? चलो, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ लो, शाबाश, पहले पढ़ो, फिर बताओ कुछ चीज़ मसला है तो बताओ। क्लियर है? पक्की बात? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? आओ पढ़ लें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बिजनेस परचेज अ डिलीवरी ट्रक फॉर इट्स ऑपरेशन। ये डिलीवरी ट्रक किस बिजनेस से परचेज किया होगा? जिसका काम है डिलीवरी वगैरह का, जैसे हो सकता है लियोपर्ड ने, MNP ने। क्लियर? एसेट क्या है? ट्रक इसके लिए एसेट है, क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स बाय हेल्पिंग इन डिलीवरीज। फूड पांडा ने अगर अपने राइडर्स को खरीद की दी हुई हैं बाइक्स, तो बाइक किसका एसेट है? फूड पांडा का। कंट्रोल, द बिजनेस ओन्स द ट्रक एंड डिसाइड हाउ एंड वेयर इट विल बी यूज्ड। कंट्रोल इसके पास आ गया। इकोनॉमिक रिसोर्स, द ट्रक कैन जनरेट फ्यूचर बेनिफिट्स बाय इनेबलिंग डिलीवरीज एंड अर्निंग रेवेन्यू। पास्ट इवेंट क्या हुआ था? ट्रक बिकम एन एसेट बिकॉज इट वॉज परचेज इन दी पास्ट। क्लियर है? अब एसेट में कौन सी 3 बातें जरा सबने साथ बतानी है, 3, 2, 1 करके। 3, 2, 1 बताओ, शाबाश। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, क्या बात है। अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात ने भी ना ऐसे ही करना है। जब मैं टीचर से ऑनलाइन लेक्चर लिया करता था ना, तो जब सर लेट से क्लास में सवाल पूछते थे कोई, तो मैं, बच्चे हाथ खड़ा करते थे ना, तो मैं भी यूँ करता था, यार मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, ऐसे ना फुल इंगेज हो जाया करता था क्लास के अंदर जाके। और जब कोई सवाल पूछे तो उसको मैं जवाब दिया करता था, ऐसे इधर स्क्रीन से बैठ के, अज्यूमिंग कि मैं लाइव क्लास में हूँ। तो इतना इंटरेक्टिव बना लूँ, लाइव नहीं हो, लाइव अगर ले रहे हो तो इंटरेक्टिव लिख के भी बनाओ, और रिकॉर्डिंग भी अगर देख रहे हो तो अपने आप को फील करवाओ कि तुम क्लास में हो। ऐसे जिंदा लाश की तरह नहीं बैठ जाओ ऐसे करके, ठीक है? जिंदा लाश की तरह नहीं बैठना है। क्लियर है? पक्की बात है? बढ़ जाऊँ मैं आगे? चलो, एग्जाम्पल नंबर 2, अ कंपनी परचेजेस कंप्यूटर्स फ्रॉम फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म वर्क। अब बताओ, कंप्यूटर क्या है? एसेट्स। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को हेल्प करेंगे काम करने में और वो पैसे कमाएंगे। कंपनी हैज़ कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर्स, और उसको यूज़ करेगी, मेंटेन करेगी। इसकी आसान एग्जांपल अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब, याद है किसी को? तो कंप्यूटर लैब में स्कूल की जो कंप्यूटर लगे हुए हैं वो किसके एसेट है? स्कूल के। क्यों? क्योंकि स्कूल उससे रेवेन्यू कमा रहा है, बोलता है देखो हमारी कितनी अच्छी लैब है, कंप्यूटर्स हैं। तो हमारे ज़माने में तो ना वो माउस बॉल वाले माउस भी नहीं होंगे, नहीं ना, ख़त्म हो गए थे ना। तुम में से सबसे लेटेस्ट पैदाइश तो होगी 2005 की होगी, कोई 4 की होगी, है ना? 90s वाला तो कोई नहीं है ना यहाँ पे यार? 99 यार, इतना बुढ़ा नहीं हूँ। 2000 वाला भी कोई नहीं होगा, 1 वाला भी नहीं है, 2 वाला भी नहीं है, 3 वाला भी नहीं है, 4 वाला, 4 वाला 1, 5 वाले भी नहीं है, 5 वाले 2, 6, और 2006 के, ये तो बच्चे हैं छोटे से, अल्लाह माफ़ करे यार। तो ये इतना लेट कौन सी जनरेशन आ रही है अभी? अल्लाह अकबर, ख़तरनाक यार, ये तो मैं आपको बुढ़ा फील कर रहा हूँ अभी। तो हमारे ज़माने में ना माउस बॉल वाले माउस हुआ करते थे। कभी जिक्र सुना है किसी से कि माउस बॉल वाले माउस नहीं देखे? किसने नहीं देखे? माउस बॉल वाले माउस किसने नहीं देखे? किसी ने नहीं देखे यार? वो कंप्यूटर के अंदर ना एक हुआ करती थी माउस बॉल, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कभी, छोड़ो अभी नहीं। तो माउस बॉल डलती थी, इसके पीछे एक गोल सी चीज़ होती थी, उसके अंदर निकाल के डलती थी, और उस माउस बॉल के बगैर ना माउस चलता नहीं था। बेसिकली वो पॉइंटर था उसका, और वो बहुत भारी हुआ करती थी, ठीक है? अंडे की जर्दी की तरह कलर होता था उसका, जब वो पका के जर्दी निकालते हो ना। तो हम क्या करते थे, उसको माउस बॉल की माउस निकालते थे और जेब में डाल के चले जाते थे।
अब वो लैब असिस्टेंट आते थे क्लास में छापा मारना है। लास्ट लैब लेट से 7B की हुई है, 7B में चले गए, सबके बैग चेक हो रहे हैं, जेबी चेक हो रही हैं, ठीक है। किसी ने आया डस्टबिन में फेंक दी, किसी ने कहीं इधर फेंक दी। तो ऐसे बड़े काम किए, अल्लाह माफ़ करें। क्या याद आ गया कंप्यूटर से? इकोनॉमिक रिसोर्स। द कंप्यूटर्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स एज दे असिस्ट इन ऑपरेशन विच लीड टू फ्यूचर बेनिफिट्स। पास्ट इवेंट, द कंप्यूटर वर परचेज इन अ पास्ट ट्रांजेक्शन्स मेकिंग देम पार्ट ऑफ कंपनीज एसेट्स। डन, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, हमने पढ़ी थी बात बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग की, ये एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। फिर मैंने कहा कि मैं इसको क्लासीफाई भी तो करूँगा ना, तो मैंने अगर एसेट्स अलग कर रहे हैं, तुम लोगों को एसेट्स में बात कर सकता हूँ ना, एसेट्स बोल सकता हूँ, यू नो। अच्छा, समझ रहे हो? एसेट्स मुझे अलग करने हैं तो मैं कर लूँगा एसेट्स अलग। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसी जगह चला जाऊँ बुक कीपिंग पे, कहाँ पढ़ाया था ये वेंचर गेम्स, तो मुझे बताओ इसके एसेट्स बताओगे कौन कौन से? ये PS5 स्लिम 1 TB, ये क्या है? एसेट है, ठीक है। PS5 Pro 1 TB क्या है? एसेट है। PS4 एसेट था, अब तो बेच दिया। रेंटेड गेम्स, जो गेम की सीडीज़ हैं, क्या है? एसेट है। ये 15 सीडीज़ एसेट है ना। अच्छा, कस्टमर सर अहमद एसेट है? नहीं, कस्टमर है। अच्छा, 70,000 मिल गए इनको, क्या है ये? एसेट है। कैश भी एसेट है, यानी कि आपके जो गुड्स हैं वो भी एसेट है, जो कैश है वो भी एसेट है। हो दैट एसेट है? नहीं। हाँ, एस्ट्रो A10 हेडफोन जो बेचने से पहले से क्या थे? एसेट थे। डन है। अच्छा, इन्होंने कुछ कोड्स बेचे थे, कोड्स जो गेमिंग कोड है ना, कूपन कोड्स। कौन कौन गेमर है क्लास में? कोई है? कोई गेमर नहीं है? क्या यार, कौन सा गेम खेलते हो? पबजी नहीं बोलना। अच्छा, कॉल ऑफ ड्यूटी PS5 पे, 4 पे, PC? अब यार ये अमन ने हमने गेमिंग PC बनवाया तो मैं दिखाऊंगा। राइजन पता नहीं कौन सी इसमें वो चीज़ डलवाई है, तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का हमने गेमिंग PC बनवाया ये वाला, तो मैं दिखाऊंगा मैं। तो बहरहाल, अच्छा, जो गेम ख़रीदने के लिए ना कुछ कोड रिडीम करने होते हैं, तो जो कोड्स पड़े हुए हैं डॉलर के या पाउंड के, मरीज़ पाउंड के, तो वो क्या है? एसेट। क्योंकि वो जब उसको बेचेगा कोड को तो उससे क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। डन है, क्लियर है? अच्छा, अब ये जो रिपेयर है, रिपेयर किया है कुछ, तो ये रिपेयर क्या है? एसेट है? नहीं, ये क्या है? सर्विस दी है। शाबाश, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे। कितने गया पाजी? इतने। हमने सीख तो लिया कि एसेट क्या है। अब एसेट को भी ना फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 कैटेगरीज में। मेरी बात गौर से सुनना। एसेट्स को बायफर्केट किया जाता है 2 तरह से। कितनी तरह से बोलो? 2 तरह से। एक को हम कहते हैं करंट एसेट्स, एक को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। कितने होते हैं बोलो? करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट वो जिसको छू के करंट लगे, ऐसा नहीं। नॉन करंट एसेट जिसको छू के करंट नहीं लगे, वो पढ़ते थे ना फिजिक्स में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा होता है। तो एसेट ये है? नहीं। करंट एसेट डेफिनेशन ये नहीं है। करंट एसेट वो है जो मुझे 12 महीने या उसके अंदर अंदर फ़ायदा दे, करंट, आर्जी तौर पे। जैसे हम दुनिया के आर्जी मेहमान हैं, कुछ लोग अपने घर के बाहर लगा के लिखते हैं आर्जी मंजिल, ताकि उनको पता चले ये आर्जी मंजिल है, इधर रहना है टेम्परेरी और निकलना है। तो इस तरह के आपके कुछ एसेट्स होते हैं जो कि करंट एसेट्स होते हैं, चंद लम्हों के लिए होते हैं, चंद महीनों के लिए होते हैं, चंद हफ्तों के लिए होते हैं, या साल उसके अंदर अंदर के लिए होते हैं, 12 महीने उसके अंदर अंदर के लिए होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैलकुलेटर क्या है, करंट एसेट है नॉन करंट है? करंट है। जैसे 12 महीने उसके अंदर इस्तेमाल कर लूँगा, फारिग हो जाएगा। हो भी सकता है चाइना का वो तो फारिग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं लैपटॉप की, लैपटॉप करंट है नॉन करंट है? नॉन करंट है। नॉन करंट है क्यों? क्योंकि मैं इसको साल से ऊपर आराम से इस्तेमाल करूँगा, 2 साल 3 साल चलाऊँगा, 2 साल 3 साल तो लाइफ होगी इसकी, ऐसे ही है। अच्छा, अगली बात, मेरा मोबाइल क्या है, करंट एसेट है नॉन करंट एसेट है? नॉन करंट एसेट है। टीवी घर का नॉन करंट एसेट है। कंपनी पे आ जाओ, अच्छे पढ़े लिखे वाली बात कर लें। अच्छा, वॉच 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। घर का रेफ्रिजरेटर 3 साल की वारंटी के साथ है, नॉन करंट। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 1 साल या उसके अंदर अंदर, 12 महीने या उससे कम पे फ़ायदा दें। अच्छा,
कंपनी के अंदर लगी हुई है प्लांट एंड मशीनरी। बोलो क्या लगी हुई है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट में समझता था वो पौधे वाला प्लांट है, लेकिन फिर मुझे पता चला वो पौधे वाला प्लांट नहीं, वो प्लांट वो मैन्युफैक्चरिंग वाला प्लांट होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, वो करंट है नॉन करंट है? प्लांट एंड मशीनरी में कुछ रॉ मटेरियल डलता है जिससे गुड्स बनती हैं, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो करंट है नॉन करंट है? करंट है। शाबाश, बहुत अच्छे। जब पाक सुजुकी रॉ मटेरियल बनाती है तो वो क्या है? वो रॉ मटेरियल बनाती है गाड़ियों में डालने के लिए, वो क्या है? रॉ मटेरियल करंट। जो गाड़ियाँ बना के बेचती है वो गाड़ियाँ क्या है? नॉन करंट। जो गाड़ियों पे पेंट हो रहा है वो क्या है? करंट नॉन करंट? करंट। कितने लोगों को लगता है नॉन करंट है? करंट है ना? करंट है ना, क्योंकि साल भर में पेंट होगा, फारिग हो जाएगा, एक्सपायरी आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। अरे यार, पेंट का जो स्टॉक रखा हुआ उसके पास, पेंट का जो स्टॉक रखा हुआ उसके पास, वो तो साल भर में मैक्सिमम साल भर का स्टॉक होगा। 4 साल का स्टॉक थोड़ी रखेगी पेंट के लिए। अब ये थोड़ी बोला कि गाड़ी का पेंट साल में फारिग हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। चलो अगली चीज़, तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो कैश रखा हुआ है, करंट नॉन करंट? करंट। करंट, ठीक है जी। अच्छा जी, और मुझे इससे पैसे लेने हैं, 10 लाख रुपए लेने हैं, 8 महीने में लेने हैं, करंट नॉन करंट? नॉन करंट। करंट कितने? 8 महीने में लेने हैं तो करंट हुआ। करंट हो, करंट 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 नहीं करंट, ठीक है। अच्छा, मुझे इससे पैसे लेने हैं और 8 महीने के पैसे लेने हैं, डन है। पहले करंट, हाँ बोलो। वो फिक्स एसेट उसको हम दौरे जहालियत में बोला करते थे, वो इंटर में, लेकिन फिक्स एसेट बोलते नहीं उसको, मतलब आम फहम ज़बान में बोलते हैं, लेकिन अच्छा वाला नाम इसका नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है, जो अच्छा वाला नाम है। सर अगर किसी ने खुद से कोई चीज़ प्रोड्यूस की, किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर करी थी, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन की गवर्नमेंट नहीं आई, मतलब नहीं की, अच्छा तो वो ऐसी लोग नहीं होगा। अच्छा, बताता हूँ। भाई का अच्छा सवाल है। भाई ने कहा कंपनी ने अगर खुद कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की है, जैसे पाक सुजुकी ने गाड़ी खुद मैन्युफैक्चर की है, अब ये मैन्युफैक्चर करना तो इटसेल्फ कोई ट्रांजैक्शन नहीं, तो ये एसेट कैसे बन गया? जब पाक सुजुकी ने गाड़ी बनाई है तो उसके लिए कहीं से रॉ मटेरियल परचेज़ किया है। रॉ मटेरियल परचेज़ करना एक ट्रांजैक्शन, पेंट परचेज़ करना एक अलग ट्रांजैक्शन, फिर उस रॉ मटेरियल को उस प्रोडक्ट के अंदर डालना एक अलग ट्रांजैक्शन। जब पढ़ोगे ना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, CMMS RMS से पढ़ोगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, तो वो बताएंगे कि जॉब्स किस तरह होती हैं। ये जॉब वाली जॉब नहीं, कौन सी मजदूरी वाली जॉब नहीं, ये जो एक चीज़ का बनना है ये जॉब कहलाती है। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में तुम इसका जवाब पढ़ोगे कि एक रॉ मटेरियल जब प्रोडक्ट के अंदर जाता है तो उसे हम कहते हैं WIP, वर्क इन प्रोसेस, तो एंट्री उसकी ही बनती है, वो भी ट्रांजैक्शन है, वर्क इन प्रोसेस की एंट्री बनती है। रॉ मटेरियल चला गया, ठीक है, फिर वो सारा रॉ मटेरियल, लेबर, सारी कॉस्ट उसकी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई, तो फिनिश गुड्स बढ़ जाता है और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये भी ट्रांजैक्शन इंटरनली चल रही होती है कंपनी के अंदर। क्लियर है? ये भी एक ट्रांजैक्शन है। बिजनेस का कोई ऐसी कोई पार्ट चीज़ है कि एसेट नहीं है, या हर चीज़ ही ऐसी? बिजनेस की कोई ऐसी चीज़ जो एसेट नहीं है, मतलब क्या मैं तो बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें बिजनेस की एसेट हो भी सकती हैं। एसेट नहीं, बिजनेस की कौन सी चीज़ एसेट नहीं होती? इंसान को हटा, इंसान एसेट नहीं होते, हाँ ठीक है। और हाँ जी, सारी चीज़ें ऐसी। ऑलमोस्ट हो सकता है, देयर आर एक्सेप्शन से कुछ चीज़ एसेट ना हो, अलग बात है। हाँ, एम्प्लॉई, मतलब मैं कोई तुम्हारी जैसी मिसाल दूँ कि एम्प्लॉय ने पानी की बोतल ला के रख दी, तो ये किसका एसेट है? एम्प्लॉय का एसेट है। अब ये थोड़ी कि बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर जो हर चीज़ मौजूद है वो बिजनेस का एसेट है, नहीं, किसी और को भी तो होता है, ठीक है। द गुड्स विल बी रिकॉर्डेड एज नॉन करंट इफ़ फॉर सेलिंग पर्पस, राइट? नहीं, वो इन्वेंट्री कहलाएगी। अगर मैंने माल ख़रीदने के लिए बेचा है तो वो मेरी क्या है? इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री करंट एसेट होता है क्योंकि साल भर के अंदर बिक जाना है, ठीक है जरिया। अच्छा, मिनहाल हसन आबदी, सर जो गुड्स कंपनी सेल कर रही है वो एसेट है? ये तो दोनों का सेम सवाल आया है सेम टाइम पे, ठीक है, 1-1 मिनट के फासले से सेम सवाल किया है। चलो, मिल गया दोनों को जवाब? बोलो, दोनों को जवाब मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अच्छा, बैंक में जो पैसे पड़े होते हैं वो हमेशा करंट एसेट कहलाते हैं, ठीक है, हमेशा करंट एसेट कहलाते हैं। अगर तुमने 1 साल से ज़्यादा पे रख दिए हैं कहीं पे तो वो अलग बात है, मतलब अगर फिक्स करवा दिए, बॉन्ड करवा दिए कि जन अल्लाह माफ़ करे कोई सूद की ऐसी सर्टिफिकेट ले लिया है कि मैं 1 साल तक उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो फिर वो तुम्हारा नॉन करंट एसेट चला जाएगा।
ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी क्लॉज होता है कि आप अगर उसको तोड़ो, पेनल्टी करवा लो तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यूजुअली जो बैंक के अंदर कैश है बल्कि हमेशा ही वो क्या होता है, करंट एसेट होता है। ठीक है, साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, या रिप्लेनिश हो जाता है, इस्तेमाल हुआ फिर आ गया, इस्तेमाल हुआ फिर आ गया, तो करंट एसेट्स में ही है, उसकी फ्लो चल रहा है मुस्तकिल। ठीक है, अच्छा क्लियर है। अच्छा, अब आप करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में हमने बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस कर ली। अब डेफिनेशन पढ़ के एग्जांपल पढ़ लेते हैं, हुज्जत तमाम करते हैं, फिर एक और एडवांस कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा। करंट एसेट्स कह रहे हैं एसेट दैट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट इन शॉर्ट टर्म यूजुअली विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है भाई? वो कह रहा है कैश इन द ड्रॉर, यानी कि अगर मेरी ड्रॉर में कुछ कैश रखा हुआ है जो कि नहीं रखा हुआ, लेकिन एक मरीज सा टिशू का डब्बा रखा हुआ है, तो ये क्या है? एसेट। क्यों? 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट देगा। क्लियर है? ऐसा ही है। अच्छा, अमाउंट ओड बाय कस्टमर्स, वो अमाउंट जो कस्टमर ने मुझे पे करना है, जैसे मैंने कहा ना, इसने मुझे 8 महीने के अंदर अंदर पे करना है, ये क्या है? करंट एसेट। अच्छा, इसे जो मुझे पैसा लेना है ना किसी से, लिख लो अपने रजिस्टर पे, किसी से पैसे लेने का नाम है डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल, वो मेरे डेटर कहलाते हैं। जिनसे मैंने पैसे लेने हैं उन्हें मैं कहूँगा डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल। लिखो, जिनसे मैंने पैसे लेने हैं उनको मैं कहूँगा डेटर्स या तो अकाउंट रिसीवेबल या तो ट्रेड रिसीवेबल। आखिरी बार दोहराता हूँ, जिनसे मैंने पैसे लेने हैं उनको मैं कहता हूँ डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा, इसी का उल्टा करके सीख लो अभी लायबिलिटी का एक रूल। जिनको मैंने पैसे देने हैं उनको मैं क्या कहूँगा बताओ? क्रेडिटर्स कहूँगा, और अकाउंट पेबल कहूँगा, और ट्रेड पेबल। शाबाश, लिख लो। जिनको मैंने पैसे देने हैं उनको क्रेडिटर्स कहूँगा, अकाउंट पेबल कहूँगा, ट्रेड पेबल कहूँगा। क्लियर? सर जो गुड्स कंपनी सेल कर रही है वो भी एसेट है, करंट एसेट? हाँ, इन्वेंट्री करंट एसेट होती है, मैं बता चुका हूँ। देखो तीसरी एग्जांपल आ गई ना मिनाल, स्टॉक्स या इन्वेंट्रीज जिसे हम कहते हैं गुड्स हेल्ड फॉर रीसेल। क्लियर है? करंट एसेट्स क्लियर है? पक्की बात है, कोई मुश्किल नहीं। आ जाओ करंट नॉन करंट एसेट्स पे आ जाओ। नॉन करंट एसेट्स पढ़ लो। कह रहा है कि वो एसेट्स दैट हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओवर सेवरल ईयर्स, यानी कि मोर देन 1 ईयर, जो कि 1 साल या 1 साल से ज़्यादा पे मुझे बेनिफिट देंगे, वो क्या कहलाएंगे? बोलो ना यार, नॉन करंट एसेट। तो 1 साल से ज़्यादा पे बेनिफिट देंगे वानिया बेटा, उसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग, ज़मीन मिली बंजर ज़मीन क्या है? आगे नहीं बोलना, नॉन करंट एसेट है। मशीनरी नॉन करंट एसेट है। सिलाई मशीन क्या है? नॉन करंट है करंट है? नॉन करंट है। देखो इतनी जोर से क्यों बोला भाई? सिलाई मशीन बड़ी पसंद है, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, अ डिलीवरी बाइक यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, नॉन करंट। टेबल एंड चेयर्स यूज इन द ऑफिस। रेफ्रिजरेटर यूज टू स्टोर प्रोडक्ट्स, हाँ, नॉन करंट। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो करंट। अच्छा चलो आ जाओ। लायबिलिटी आज पढ़ाऊँ या ऑफ करूँ? पढ़ा दूँ? कितने को लोगों को लगता है कि लायबिलिटी पढ़ लेनी चाहिए और कितने को लगता है ऑफ करना चाहिए? पढ़ा दूँ? चलो आ जाओ। लायबिलिटी क्या है? हाँ जी, कर्जा। लायबिलिटी डेफिनेशन पढ़ोगे, एसेट वाली चीज़ है सारी। किस वाली चीज़ है? एसेट वाली चीज़ है। आ जाओ, एसेट में क्या 3 बातें थी बताओ आप? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, कंट्रोल बाय दी एंटिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो एसेट जो था वो मेरा प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स था। तो लायबिलिटी क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्स से कोई फ़ायदा देगी? नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ऑब्लिगेशन है। तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है।
ठीक है। ऑब्लिगेशन किस चीज़ की? टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स, मुझे अपना इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना है, यूजुअली पैसे या गुड्स ट्रांसफर करने हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। डन। दोबारा बताओ। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ हुआ होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये मोबाइल उधार पे लिया है, ठीक है, अनस भाई से उधार में मैंने मोबाइल ले लिया, तो मेरी लायबिलिटी कितनी हुई? 40,000 रुपये जो मुझे पे करना है। अब ये 40,000 को लायबिलिटी मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरी हाल में ये ऑब्लिगेशन है कि इस मोबाइल फ़ोन के एवज मुझे 40,000 रुपये पे करने हैं, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स यूजुअली मनी और गुड्स, अब मैं जेब से पैसे निकालूंगा या पैसे नहीं है तो ये नंबर छुपा के कार्ड चार्ज करवाऊंगा और कार्ड से पैसे उसको दे दूंगा दुकान वाले के पास, अगर पीओएस लगी हुई तो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो उसको ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दूंगा। टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स यूजुअली मनी और गुड्स, हो सकता है मैंने कहा यार चलो फ़ोन एक्सचेंज कर लो, तुम्हारे पास एक पुराना मॉडल है, मेरे पास भी पुराना मॉडल है, फ़ोन एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ट्रांसफर द इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स में पैसे भी हो सकते हैं और पैसे नहीं भी हो सकते। डन। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर होने की बात हो रही है। डन। अच्छा, अब वही जैसे मैंने एसेट की डेफिनेशन को खोला है वैसे ही मैं बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम लायबिलिटी की डेफिनेशन को खोल रहा हूँ। कह रहे इन सिंपल टर्म्स अ लायबिलिटी इज समथिंग दैट अ बिजनेस ओज टू समवन एल्स। लायबिलिटी क्या है? जो एक बिजनेस ने किसी बिजनेस को देनी है। अब देखो एसेट पे जितना टाइम लगाया है ना, लायबिलिटी पे उसका आधा टाइम भी नहीं लगेगा, इजी हो जाएगा। घबरा तो नहीं रहे हो? पक्का? आ जाओ। ऑब्लिगेशन, द बिजनेस हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे और सेटल द लायबिलिटी, बिजनेस को क्या करना है? लायबिलिटी पे करनी है या सेटल करनी है। इकोनॉमिक रिसोर्स का ट्रांसफर, कह रहे लायबिलिटीज रिक्वायर्ड ट्रांसफरिंग मनी और गुड्स और सर्विसेज टू समवन एल्स, ठीक है। पास्ट इवेंट, पास्ट में क्या हुआ होगा? मैं गया हूँगा और मैंने माल उधार पे खरीदा होगा। क्लियर? अब बताओ एसेट की तीन बातें, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। बोलो, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। लायबिलिटी की बताओ। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन of an entity to transfer goods or economic to transfer economic resource as a result of past event, to transfer an economic resource का ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं कहा। इकोनॉमिक रिसोर्स में गुड्स भी हो सकते हैं और अदर देन गुड्स भी हो सकते हैं, यानी कि पैसा भी हो सकता है। क्लियर है? चलो, अब वो बोल रहे एक बिजनेस से शॉर्ट टर्म बैंक लोन लिया। शॉर्ट टर्म क्या होता है? यानी साल भर के अंदर वाला बैंक लोन लिया है। अच्छा, कह रहे लोन इज अ लायबिलिटी बिकॉज द बिजनेस इज ऑब्लिगेटेड टू रिपे इट टू द बैंक। ठीक है, बिजनेस ने बैंक को पे करना है क्या? लोन, एक साल के अंदर करना है, तो ये कौन सी लायबिलिटी होगी? करंट, एक साल के अंदर पे करना है। द बिजनेस हैज एग्रीड टू रिपे द लोन विद इन 6 months, क्रिएटिंग अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन क्या है? 6 महीने के अंदर पे कर दूंगा यार, ये क्या है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। इकोनॉमिक रिसोर्स का ट्रांसफर, रीपेमेंट वो क्या कैसे करेगा? रीपेमेंट करेगा वो कुछ पैसों का ट्रांसफर करके। क्लियर? द लोन बिकम अ लायबिलिटी बिकॉज द बिजनेस बोरोड द मनी इन द पास्ट। पास्ट इवेंट क्या था? पास्ट इवेंट यही था कि माजी में पैसे लिए होंगे। क्लियर है? अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ तो लोन पेबल क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में क्या पैसे देने, क्या देना है? पैसे देने हैं या सिमिलर कोई चीज़ देनी है? पैसे ही देना है इसमें। टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है? मेरे पैसे। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में क्या हुआ होगा? मैं बैंक के पास गया हूँ, मैंने बोला होगा मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, मैं आपसे सिर्फ जो है ना वो हेल्प मांग रहा हूँ, एक दिन मैं अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा तो फिर मैं आपको लोन वापस करूँगा, ठीक है, हम बेकार ही नहीं है। ऐसा ही है, ऐसे ही बोलूँगा बैंक को। तो बैंक से पैसे लेने के बाद मेरी क्या हो गई? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। आ जाओ, एक बिजनेस ने सप्लायर से उधार में माल ख़रीदा, जैसे बोल्टन मार्केट चला गया कोई, मैं चला गया बोल्टन मार्केट, मैंने कहा यार ज़रा मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज दे दो, मुझे जाके ना लियाकत मार्केट में बेचनी है, ठीक है। अब जब मैं बोल्टन मार्केट गया और आर्टिफिशियल ज्वेलरी उठाई और मैंने कहा पैसे महीने बाद देखते हैं जब माल बिक जाएगा, तो जो मैंने सप्लायर से माल उठाया ये मेरे लिए क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफ़र इकोनॉमिक रिसोर्स, यानी मुझे बोल्टन वाले सप्लायर को पैसे देने हैं एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट में कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होगा? मैं बोल्टन गया होगा, सामान खरीदा होगा, सीधी बात। क्लियर? समझ आ गया? ये पढ़ लोगे आप खुद। चलो, टाइप ऑफ लायबिलिटीज। टाइप ऑफ लायबिलिटीज,
कह रहा है लाइबिलिटीज दैट नीड टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, जो मुझे 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है वो क्या है, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल अकाउंट पेबल, द बिजनेस ओज मनी टू सप्लायर फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर किसी ने उधार पे माल खरीदा है और उसको पैसे 12 महीने के अंदर अंदर देने हैं तो वो क्या है, बोलो भाई, करंट लाइबिलिटी है। आ स्टोर ओज मनी फॉर अ स्टेशनरी सप्लायर फॉर नोटबुक परचेज ऑन क्रेडिट, बोलो भाई 6 महीने के अंदर अंदर पैसे दे दो यार, 6 महीने के अंदर दे दो, तो ये क्या है, करंट लाइबिलिटी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, डेटर्स और क्रेडिटर्स करंट भी हो सकते हैं और नॉन करंट भी हो सकते हैं। इसी तरह से जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोलोगे ना, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत अर्ली है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट खोलो 2023 की, खुल जाए मेरे भाई प्लीज़। इसका मैंने खुद ऑडिट किया, 2023 में ही किया है, और ये जो एनुअल रिपोर्ट है इस पर हमने काम किया है, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम किए बेसिकली, और फिर जाके कंपनी को एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट भी होती है और अपने अकाउंट्स वगैरह भी होता है। और हमने ना एक चीज़ पढ़नी पड़ती है, देखो डायरेक्टर रिपोर्ट में कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी है जो कंपनी के अंदर नहीं है, फिर बतानी पड़ती है, तो सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम। अच्छा आ जाओ, लेकिन यहाँ कहीं नाम नहीं आता हमारा, ठीक है। देखो पार्टनर का आता है, ये ऑडिटर रिपोर्ट आ रही है, ऑडिटर ने ओपिनियन दिया हुआ था ना, ऑडिटर क्या करता है, ओपिनियन देता है। तो जो हमारी पार्टनर थी उनका नाम आ रहा होगा, देखो ये पार्टनर का नाम आ रहा है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन था, KPMG तहसील रेटिंग कंपनी, और पार्टनर का नाम ऊपर आ रहा है। बहरहाल तुम लोगों को क्या दिखाए थे, एसेट्स दिखाए थे, ये देखो एसेट्स, एसेट्स आ रहे हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, राइट ऑफ यूज तुम्हें नहीं पता, इंटेंजिबल नहीं पता। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कौन से होंगे, वो जो इसने आराम से रखवा दिए बैंक के पास सूद कमाने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। करंट एसेट्स में क्या आ रहा है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, मतलब वही जो रॉ मटेरियल है। स्टॉक इन ट्रेड, मतलब जो इन्वेंट्री है। ट्रेड डेट्स यानी रिसीवेबल, जो 12 महीने के अंदर पैसे मिल जाएंगे वो। अच्छा लोन्स एंड एडवांसेस, जो मुझे पता है मुझे अभी कुछ महीने में मिल रहे हैं वापसी। अच्छा ट्रेड डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म प्रीपेमेंट, अदर रिसीवेबल, सेल्स टैक्स का रिफंडेबल, सेल्स टैक्स वालों को बोला होगा FBI को रिफंड दे दो तो मिलने वाला होगा, ठीक है ऐसा। और कैश एंड बैंक बैलेंसेस, वो इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म है, यानी कि कोई 8 महीने 7 महीने की इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ भी आती हैं, देखो इनकी कोई करंट लाइबिलिटी है, हाँ बिल्कुल है। ट्रेड एंड अदर पेबल, मैंने कहा था ना, ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल, क्रेडिटर्स, तो ट्रेड पेबल कहते हैं। फिर वो पोर्शन जो मुझे करंट पे करना है अगले 12 महीने में, वो करंट पोर्शन आ जाएगा। जो मुझे अगला 1 साल बाद पे करना है वो नॉन करंट पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये क्लासिफिकेशन होती है। नॉन करंट दिखाओ, ये देखो कहाँ गया, ऊपर, ये रहा। ये तुम लोगों को समझ नहीं आएगा ना, इसलिए हटा दिया। स्टाफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं पता ही नहीं, अभी बहुत अर्ली है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डेफर्ड है, टैक्सेशन है, इनकम है, यू डोंट नो, ठीक है। चलो आ जाओ, डन है। अब बात समझ आई कि अकाउंटिंग में क्यों कर रहा हूँ। अब यूनिलीवर ने कितनी ट्रांजैक्शन की होंगी, कितनी की होंगी, सैकड़ों की होंगी भाई, बहुत सारी की होंगी, लाखों की होंगी, ऐसा ही है। तो उस ट्रांजैक्शन को अगर यूनिलीवर बुक कीपिंग में ले आए और बुक कीपिंग को एक जगह डाल दो, कितनी किताबें बन जाएंगी, हज़ारों बन जाएंगी, लाखों बन जाएंगी। डाटा कितना, नहीं तो डाटा की प्रिजर्वेशन के लिए फिर कंपनी लॉ आपको बताता है कि कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स फिजिकल फॉर्म में कितने साल रखने हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कब तक रखने हैं। तो वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने हमेशा रखने हैं, लेट से 20-25 साल तक रखना है, फिजिकल कम से कम 10-15 साल के रिकॉर्ड्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा बात समझ आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, पक्की बात है। आ जाओ, शॉर्ट टर्म लोन कह रहे हैं वो लोन जो मुझे साल के अंदर अंदर पे करना है, जैसे यूनिलीवर के लोन थे। अक्रूड एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं, अक्रूड का लफ्ज़ ना हाईलाइट कर लो, ये हम इंशाल्लाह आने वाली बकिया क्लासेस में पढ़ेंगे कि अक्रूड का मतलब क्या होता है, ये हाईलाइट कर लो, लिखो टू बी डिस्कस्ड, जब पढ़ाऊँगा तो टिक कर लेना आके। अक्रूड मतलब होता है समझो ड्यू, मैं तुम लोगों को बता भी देता हूँ। अक्रूड का मतलब होता है जो ड्यू है, जो मुझे पे करना है, ठीक है, या रिसीव करना है। अक्रूड का मतलब होता है बकिया, या तो बकिया पैसे लेने हैं या बकिया पैसे किसी को देने हैं, डन। हाँ जी, रेंट भी होता है अक्रूड से। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अक्रू हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि ARTT का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ चुका है
मेरे पास मीज़ान में जैसे वो बिल नंबर ऐड है ना, कंज्यूमर नंबर, तो जब मैं बिल्स में जाऊँगा तो देखूंगा अक्रू हुआ हुआ है, हाँ जनाब लेट से कोई 6 लाख रुपए का बिल आया हुआ है। अब मुझे पता है 6 लाख रुपए का बिल ड्यू आ रहा है, यानी कि अक्रू हो गया है, हमें पे करना है, तो ARDT की वो लायबिलिटी है। ठीक है, आ जाओ नॉन करंट लायबिलिटी, लायबिलिटीज दैट नीड टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, यानी रिपोर्टिंग डेट होती है ना एक, उसके 12 महीने के बाद जो पे करने हैं वो सारे के सारे नॉन करंट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स, आ लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक टू बी रिपेड ओवर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों में करना है, लेकिन जो अगले 12 महीने आ रहे हैं वो सारा का सारा करंट पोर्शन, और जो उसके 12 महीने के बाद आ रहा है वो सारा का सारा नॉन करंट पोर्शन। अच्छा, अ बिजनेस बोरोज मनी टू बाय अ न्यू बिल्डिंग एंड अग्रीज टू रिपे इन 5 ईयर्स। देखो एक लोन है, ठीक है, एक लोन है, वो मैंने लिया बैंक से, लेट से 4 लाख रुपए का। ठीक है, मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2025 पे। मुझे बताओ मेरा ईयर एंड कब होगा? मेरा ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2025 पे। वो कह रहा है 31 दिसंबर 2025 पे खड़े होकर मैं देखूंगा, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें मिटा दी थी कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो वो कह रहा है मैं 31 दिसंबर 2025 पे खड़े होकर देखूंगा, 12 महीने यहाँ से काउंट करूँगा। ठीक है, 12 महीने मैं यहाँ से काउंट करूँगा। अगर 12 महीनों के अंदर अंदर मुझे पे करना है, भले 26 में क्यों ना करना हो, भले 26 में क्यों ना करना हो, लेकिन 31 दिसंबर से गिनती स्टार्ट करूँगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, अगर मुझे वो अगले 12 महीनों में पे करना है तो वो मेरा क्या होगा? करंट। और अगर जो 12 महीने से अबव की इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या होगी? नॉन करंट। अच्छा, अगर मैंने ये लोन लिया है 4 लाख रुपए का और उसकी मैंने बनवा ली कोई 36 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, 36 किस्तें बनवा ली। अच्छा, तो मुझे ये बता दो, अमाउंट छोड़ो, कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 किस्तें हो गई, ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट्स हो गई। वो सारा मेरा जो 2025 के अकाउंट्स होंगे उसमें क्या आ रहा होगा? करंट लायबिलिटी आ रहा होगा। अच्छा, अब इसी के अंदर जो अगले 24 इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो अगले 24 इंस्टॉलमेंट हैं, ठीक है, वो कैसे आएंगे? 24 के 2 से हो जाएंगे अगेन, जो 2026 में पे करने या 2027 में पे करने, ऐसा ही है ना। 2026 वाले क्या होंगे? करंट, अगले 12 महीने में, अगले 12 महीने में, और 27 वाले नॉन करंट। क्यों? क्यों? वो 12 महीने से एक्सीड कर रहा है। शाबाश, समझ आ गया? अब क्लियर है, बहुत आसान हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा होगा वहाँ खड़े होकर गिनती स्टार्ट करोगे। जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा वहाँ खड़े होकर गिनती स्टार्ट करोगे। अगले 12 महीने में आ रहा है तो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी। अगर 12 महीने से एक्सीड कर रहा है, 13 लग गया ना, तो नॉन करंट। क्लियर है? पक्की बात है। यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास को। बस ये लीज ऑब्लिगेशन देख लो, 10 साल के लिए रेंट पे लिया हुआ है। जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 था वो करंट था, ठीक है। नहीं, फाइनेंशियल तो 1 जनवरी को शुरू हो चुका है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक जो पोर्शन पे करना है वो करंट है, सारा का सारा करंट लायबिलिटी है। 31 दिसंबर पे खड़े होकर दोबारा देखूंगा, 31 दिसंबर पे खड़े होकर दोबारा देखूंगा 2026 के जो 12 महीने, क्या वो 1 साल के अंदर अंदर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। तो 2026 का पूरा किराया करंट पोर्शन, 2027 का पूरा किराया नॉन करंट पोर्शन। किसको समझ नहीं आया? बताओ बताओ, किसको समझ नहीं आया? आ गया। बाकी सबको समझ आया? समझ आया? थोड़ा सा है, दोबारा समझा दूँ। आ जाओ, क्लास ओवर हो चुकी, तुम लोगों का टाइम जा रहा है, आपने हो गया, ठीक है। सर दोबारा बता रहा हूँ, आज के 1 जनवरी 2025 मैंने लोन लिया 3 साल का, मैंने लोन लिया 3 साल का, ठीक है। मैंने लोन लिया 6 लाख रुपए का, यानी कि 36 इंस्टॉलमेंट्स में। कितनी? 36 इंस्टॉलमेंट्स में मैंने लोन ले लिया। 2025 में जो मुझे
पे करने हैं, कितने इसमें से बताओ, 2 लाख रुपए पे करने हैं ना, 2 लाख रुपए पे करने हैं। तो 2025 में 2 लाख रुपए मेरी क्या है, बोलो भाई, करंट लायबिलिटी है। अब जब मैं 2025 के अकाउंट्स बनाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक चीज़ होती है जो मैंने दिखाई है, वो बनाऊंगा, जो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा वो मैं कब बनाऊंगा बताओ, वो मैं कब बनाऊंगा, बताओ, बोलो बोलो, 31 दिसंबर 2025 पे बनाऊंगा। अब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं ये साहिल पे खड़ा हो गया, साहिल पे खड़े हो के मेरे आगे कितने महीने बाकी हैं, 24। कौन कौन बोलता है 12 बाकी हैं, कौन बोले 24 बाकी हैं, 24 बाकी हैं, सब इत्तेफाक हैं इस पे उम्मत का इजमा है, ठीक है, 24 मंथ बाकी हैं। इन 24 महीनों में क्या सारे के सारे एक साल में आ रहे हैं, नहीं, कुछ ऐसे आ रहे हैं जो 2026 में आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ रहे हैं जो 2027 में आ रहे हैं। अब मैं दिसंबर 31 2025 पे खड़ा हूँ साहिल के किनारे, और मैं ये डिसाइड करना चाह रहा हूँ कि करंट कितना है और नॉन करंट कितना है। तो मुझे ये रूल बताया गया कि 31 दिसंबर 2025 पे खड़े होकर देखो कि जो अगले 12 महीने में आ रहा है वो सारा का सारा करंट, और जो 12 महीने के बियॉन्ड जा रहा है वो सारा का सारा नॉन करंट। तो मुझे बताओ करंट कितना है, 2 लाख। 2026 का जो किराया है वो करंट, 2027 का जो किराया है वो नॉन करंट। अच्छा, एक आखिरी बात, मैं खड़ा हूँ 2026 के एंड पे, मैं खड़ा हूँ 2026 के एंड पे, 2027 का जो किराया पे करना है 2 लाख का, वो करंट नॉन करंट, शाबाश, समझ आ गया, पक्की बात है। किसी को मसला परेशानी, प्रॉब्लम, पंगा, पंचायत, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अच्छा, एसेट और लायबिलिटी आज हमने बहुत डिटेल में समझ ली है, अच्छे से समझ लिए हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करके आना नोट्स को, ठीक है। एसेट के लिए भी सेम रूल्स है, लायबिलिटी के लिए भी सेम रूल्स हैं, बिल्कुल सेम रूल है, कोई डिफरेंस नहीं है कि जो तुमने 12 महीने के अंदर पे करना है तो वो तुम्हारी करंट लायबिलिटी, जो 12 महीने के अंदर रिसीव करना है वो तुम्हारा करंट एसेट, जो 12 महीने के अंदर पे करना है वो करंट लायबिलिटी, जो 12 महीने के बियॉन्ड पे करना है वो नॉन करंट लायबिलिटी, जो 12 महीने के अंदर मिलना है वो करंट, बोलो ना यार, करंट एसेट, जो 12 महीने के बाद जाके मिलेगा नॉन करंट एसेट। लेकिन ये गिनती कहाँ शुरू करूंगा, साहिल के किनारे खड़े होकर। साहिल क्या है, ईयर एंड, ईयर एंड पे खड़े होकर देखूंगा, 12 महीने गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस ये सारा का सारा करंट, इधर आ जाओ, और बाकी सारे क्लियर है, ठीक है। 2026 के एंड पे खड़ा हो तो 27 का सारा क्या हो गया था, करंट, बात समझ आ गई। अब करंट नॉन करंट में कोई परेशान तो नहीं होगा। अक्टूबर पे देख रहे हैं, अक्टूबर पे अगर मैं देख रहा हूँ तो अक्टूबर के अंदर जो 12 महीने ना, तो वो अक्टूबर के 12 महीने से मैं स्टार्ट करूंगा। लेकिन मुझे किस पर्सपेक्टिव से देखना है, ऐनक अक्टूबर की नहीं लगानी है, ऐनक लगानी है फाइनेंशियल ईयर एंड की। कुछ कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर एंड जून में भी होता है, जिनका 1 जुलाई को स्टार्ट होता है उनका 30 जून को एंड होता है। ज़्यादा कंपनीज, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं ऐसी, जैसे डालडा है, डालडा का ईयर एंड क्या है, 30 जून है, मैंने ऑडिट किया पता है इसलिए। यूनिवर का क्या है, 31 दिसंबर है। सांबा बैंक का क्या है, उसका 30 जून नहीं बल्कि दिसंबर है उसका भी, इंटरम वो हाफ ईयरली 30 जून को होता है, ठीक है। तो अगर किसी क्लाइंट का एंड, किसी कंपनी का एंड 30 जून है तो उसका ईयर एंड क्या है 30 जून, और स्टार्ट क्या है 1 जुलाई। तो 30 जून पे खड़े होकर वो देखेगा अगले 12 महीने, तो इसलिए बोला है दिसंबर नहीं बोला, क्या बोला है, फाइनेंशियल ईयर एंड। बहुत कोई ओखा ईयर एंड होता है तो 30 सितंबर भी होता है, किसका है, जनरेशन स्कूल, कोई है जनरेशन स्कूल से, नहीं है, जनरेशन स्कूल का ईयर एंड 30 सितंबर है गालिबन, ठीक है, बात समझ आती है। तो तुमने एनक का लगानी है फाइनेंशियल ईयर एंड, क्लियर है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपसे। हाँ, कौन सी एग्जाम्पल, नहीं ये वाली तो रखूँगा, वो वाली हटा दूँगा, जैसे तुम लोग परेशान हो गए, ठीक है। बस ये याद रखनी है कि जो 12 महीने के अंदर है सारा का सारा करंट, 12 महीने के अंदर नॉन करंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रिवाइज करके लाजमी आइएगा, ठीक है। अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ईयर एंड डिफरेंट क्यों है, ईयर एंड डिफरेंट हो सकता है अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटिव 1 जनवरी को हुई है तो जनाब बस वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है, तो ये टैक्सेशन के मामला के लिए भी ईयर एंड जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। कोई अगर चाहे तो फिर आप जब टैक्स पढ़ोगे तो आपने टैक्स के टीचर से पूछना कि हर कंपनी के डिफरेंट ईयर एंड क्यों हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट माई डिबेट। चलो, थैंक यू।